और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। 6 जजेस के इल्जामात तहकीकात के लिए कमीशन बना दिया है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में आपको पता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जिस तरह पीटीआई ने इसको मुस्तरद किया है और तहकीकात के लिए जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी एक बड़ा नाम है, आपको पता है, इस मुल्क के। और उसी के साथ सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगा रही हैं। नवाज शरीफ साहब इस सेटअप से नाखुश है और जो हुकूमत की परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग कब तक एक साथ चलेंगे? मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रह चुके हैं, एडवाइजर टू सीएम रह चुके हैं, मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मेरे साथ हैं। और डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेहरबानी। और डॉक्टर साहब, हालात आपके सामने हैं, बड़े चैलेंजेस हैं। दो मैशियत आपके सामने, सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क के लिए इंतहाई जरूरी है। डॉक्टर साहब, खित्ते की सूरत हाल आपके सामने, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? भाई अभी ये सब चीजें तो हैं अपनी जगह पर अभी सिंधी में चौथा है कि वह गाड़ी के चिकन हुआ है तो गाड़ी को तो चलाना है। फिर सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से अपना फाइनेंशियल इश्यूज हैं पाकिस्तान के। उसके बाद जो है हमें दोस्तियां बढ़ानी है सारी दुनिया से। तीसरा जो है लॉ एंड ऑर्डर है और सबसे बढ़कर खिते के हालात हैं। सही। तो अब ये सब चीजों को पार्लियामेंट आ गई है, मुंतखब हुकूमत आ गई है, अब इनको फैसले करने हैं। मेरे ख्याल से सब लोग की जरूरत इसमें है कि साथ चलें, साथ फैसला करें। और डॉक्टर साहब, जिस तरह माजी में हमने देखा है, अभी 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 हमने देखा है, एक बड़ा फर्क नजर आ रहा है। जिस तरह मोहतरम जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ साहब, ये सारे सेम पेज पे नजर आ रहे हैं, एक पेज पे नजर आ रहे हैं। जिस तरह वाकयात हुए, आपको पता है चाइनीज के ऊपर जो हमला हुआ, जो उनकी हलाकतें हुई, जिस तरह ग्वादर में हुआ, ये जितने भी वाकयात हुए, ये तीनों लीडरशिप एक पेज पे नजर आई है। क्या कहेंगे? आपकी ऑब्जर्वेशन है और यकीनन सही होगी। और इस तरह की ऑब्जर्वेशन अखबारों में और सोशल मीडिया पर यकीनन सही हो रही है। सही कह रहे हैं कि ट्रॉय का दोबारा साथ है, एक्टिव हो गया है, अच्छी बात है। जिस तरह आपके इत्तेहादी रहे, आपके साथ भी रहे और आपका नजरियाती इख्तलाफ भी उनके साथ है, इससे भी कोई इनकार नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि यह हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आ रही, डिलीवर करती हुई नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? भाई कब्रिस्तान की खामोशी तो कहीं नहीं होती है ना। हर आदमी को डिसएग्री करने का राइट है, अग्री टू डिसएग्री करने का राइट है, तनकीद करने का राइट है, जल से जुलूस करने का राइट है, एजुटेशन करने का राइट है। वो उनका राइट है, वो करें, हम उसको रोक तो नहीं सकते। उनका राइट है, वो कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आईएमएफ का प्रोग्राम आपको पता है, जिस तरह अमेरिकन ने भी कहा है कि पाकिस्तान को ये सपोर्ट करेगा, इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा, और पाकिस्तान इस चीज से भी खुश नहीं है कि ईरान के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हों। अमेरिकन चाहते हैं कि नहीं, हम इससे पाइपलाइन से खुश नहीं होंगे। रशिया की तरफ से भी आपको पता है उनको काफी जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उन्होंने किया है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? ये शुरू से चीजें चल रही हैं। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है स्टील मिल लेकर आया था तो उसकी भी बड़ी मुखालफत हुई थी, आप चेक कर सकते हैं। भुट्टो साहब तो चाहते थे कि एक कोर्ट कासम इधर हो और ग्वादर कोर्ट बने। उस वक्त की बात है, अखबारात उस वक्त की आप देख लें, तो उस पर भी मुखालिफत हुई थी बड़ी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जिस तरह एटॉमिक प्रोग्राम है उसकी मुखालिफत हुई थी भुट्टो साहब के दौर में। तो ये तो चीजें चलती आ रही है। अब वो तो गवर्नमेंट का काम होता है कि आप उसको किस तरह टैकल करते हैं, क्या करते हैं। यकीनन ये सब जरदारी साहब हो या शहबाज शरीफ हो या सारी पार्लियामेंट उनके साथ है और वो इंशाल्लाह मिल बैठ कर चीजें चलाएंगे।
और डॉक्टर साहब, अगर खत्ते की सियासत, चाइना पाकिस्तान रिलेशन, आपको पता है कि एक एक भुट्टो साहब हो, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाइना से एक मजबूत एक रिश्ता रखना चाहते हैं, और वो नज़र भी आता है। आपको पता है बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है दुनिया की, और पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी का, जैसे आपको पता है, दौर है, और आपको पता है कि इसमें चाइना सबसे आगे जा रहा है। ये थ्रेट अमेरिकन को भी है। आपको लग रहा है कि सीपेक को ब्रेक लगने वाली है, काम रुकने वाला है? ये जितने भी हमले हुए हैं, ये सीपेक को रोकना था? मेरे ख्याल से सीपेक का क्रेडिट सब पॉलिटिकल पार्टी जाता है, यकीनन जनाब सदर मुमलिकत जरदारी साहब को भी जाता है, और मियां नवाज शरीफ को भी जाता है, और पाकिस्तान की जो है स्टेट सारी को जाता है। तो मेरे ख्याल से क्यों बंद होगा, कोई ऐसी वजह तो नहीं है। और ये कोई एटम बम बनने तो नहीं जा रहा, ये तो एक तजारती, उनके 11 रूट्स है, एक रूट पाकिस्तान है, 10 रूट्स और हैं, वो सारी दुनिया से जोड़ रहे हैं। सी रूट्स हैं और दीगर रूट्स हैं चाइना के। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं है, 11-10 और भी यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, सबसे और जोड़ रहे हैं। तो चाइना को अभी 20 साल और चाहिए, 30 साल और चाहिए अपना सुपर पावर बनने के लिए। तो वो कर रहे हैं, इस सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। और डॉक्टर साहब, आप जिस तरह पीटीआई का दौर था, उस दौर में तो सीपेक इस तरह जो है ना आगे नहीं बढ़ रहा था। सीपेक के हवाले से काफी तहफुजात का इजहार भी किया गया चाइनीज गवर्नमेंट के हवाले से। सीपेक के हवाले से आपके भी तहफुजात से आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा इसके ऊपर बड़ा एक काम किया था। सीपेक का क्रेडिट उनको भी आपको जाता है। ये एतवार जितने भी रहे हैं, इसमें ब्रेक तो लगा है, आपको पता है, काम स्लो तो हुआ है। देखिए, आसिफ अली जरदारी को सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि उनके दौर में चीजें आगे बढ़ी थी। फिर आसिफ साहब जब पहले सदर मुमलिकत थे 8 से लेकर 12 तक, तो वो मेरे ख्याल से 15-20 दफा चाइना गए थे। यही लोग जो थे वही कहते थे कि कारोबार करने जाता है, पता नहीं क्या करने जाता है। बाद में फिर नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने जो आसिफ जरदारी ने जो कोशिशें की थी उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने इन्वेस्टमेंट लेकर आई, चाइना ने इन्वेस्टमेंट की, और फिर यकीनन इमरान खान की हुकूमत के दौरान ये चीजें जो खास तौर से इनके जो मिनिस्टर्स की जो स्टेटमेंट्स आई, उस पर चाइना नाराज हो गया, और बहुत से ऐसे वाकयात हुए। अभी मेरे ख्याल से जो भी हुकूमत बैठी है, जो भी लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में, वो सब पाक चाइना कॉरिडोर के हक में ही है, और यकीन नहीं आगे बढ़ेगा, इसमें पाकिस्तान की बेहतरी है। और डॉक्टर साहब, बड़ा सेंसिटिव इशू आपके सामने, मेरे सामने, पूरे मुल्क के अंदर जजेस का खत लिखना और मुदाखलत की बात करना, क्या रखा है? मुझे पता नहीं कि रखा है। इसके बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर मैं भी उस पार्टी का कोई रद्द आया नहीं है। इस वक्त मैं अपने गाँव में बैठा हूँ, तो अभी 1-2 दिन के बाद चीजें अनफोल्ड होंगी, और फिर अदालत क्या कहती है और ये चीफ जस्टिस साहब क्या कहते हैं, वो जजेस साहब का क्या रद्द होता है, ये फिलहाल मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये 2-3 दिनों के बाद चीजें। डॉक्टर साहब, आप हमेशा आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं। सब इदारे अपनी डोमेन में रहकर काम करें तो मुल्क के लिए भी बेहतर होगा, इकोनॉमी के लिए भी बेहतर होगा, सिस्टम के लिए भी बेहतर होगा। अदालत के अंदर सियासी फैसले होते हैं, आपको पता है, जो नहीं होने चाहिए। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, ये तो देखे ना, पीपल्स पार्टी बेनजीर साहबा के प्राइम मिनिस्टर थी, उस जमाने में बेनजीर साहबा को जो राइट था एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने अपने राइट्स के हिसाब से फैसले किए। मसलन ये सज्जाद अली शाह वाला, तो ये अदालत चली गए, अदालत वालों ने दूसरी बात कही थी, तो पार्लियामेंट को उन्होंने नीचे दिखाया। उसके बाद मुख्तलिफ वक्तों में हमेशा जो है पार्लियामेंट को नीचे दिखाया गया है अदालत की तरफ से। आप देखेंगे मुनीर का फैसला है जस्टिस,
या माशरा को जो है हमेशा अदालतों ने उसको जो है एक्सेप्ट किया, पीसीओ जजेस किया। अब इसके बाद मैं क्या बोलूँ, हम तो चाहते हैं कि एक दुनिया का एक नॉर्म है कि पार्लियामेंट के बटन से हर चीज आती है, जुडिशरी आती है, लॉ आता है, इदारे आते हैं, ये सब होना तो यही चाहिए। अब यहाँ जो प्रैक्टिस हुई है 72-75 सालों में, तो उस पर मैं क्या बोलूँ, वक्त के साथ चीजें समझ में आई। सही है डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे फैसले होते रहे हैं। जिस तरह का सियासी जमातों को एक डिलीवर करना चाहिए, उसके ऊपर तो हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, आपको पता है। ना ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बिरादरी मीडिया टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मारूफ कानूनदान, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन अजहर साहब, नून लीग से उनका ताल्लुक है। एडवोकेट साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एडवोकेट साहब, मतलब तो ये एक पहली दफा तारीख में हमने जो देखा है कि 6 जजेस ने खत लिखा, इल्जामात लगाए, उसके ऊपर कमीशन भी बना है, बड़ा सेंसिटिव मामला है, क्या कहेंगे एडवोकेट साहब? देखें, जहां तक खत लिखने का ताल्लुक है, ये बात दुरुस्त है कि तहरीरी तौर पर ऐसा पहली मसला हुआ, सही, लेकिन माजी में ये चीजें होती रही हैं, शिकायत होती रही हैं। और जब शौकत सिद्दीकी साहब का मामला आया तो शौकत सिद्दीकी साहब ने बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए ये बात यही थी कि मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम उठा के कहता हूँ कि मुझे ISI का जो सरबराह फैज अमीन, उसने इस बात पे मजबूर किया कि नवाज शरीफ और मरियम साहिबा के आप सजा दें। उस वक्त तो हमारे जज साहबान कभी भी हरकत में नहीं आए, ना किसी ने कोई स्टेप दिया, और शौकत सिद्दीकी ने साहब ने ये अपनी जंग आखिरी दम तक खुद लड़ी। सही। इसके अलावा इससे बड़ी गवाही क्या होगी जब मरहूम नसीम हसन शाह ने, जो साबिक चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपने एक बयान में और अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया कि भट्टो साहब को जो सजा दी गई वो गलत दी गई, जुडिशियल मर्डर था, हमें भी अपनी जान प्यारी है और हमें भी अपनी फैमिली प्यारी है। ये एडमिशन था, क्या किसी आदमी ने, किसी इदारे ने इस बात पे कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। शौकत सिद्दीकी साहब के मामले में मेरा कहना यह है कि उस दौर में अगर उस वक्त के चीफ जस्टिस इस मामले में इंक्वायरी कोई होल्ड कर लेता तो आज जो 6 जज साहिबान ने खत लिखा शायद उसकी नौबत ही नहीं आती। सही। लेकिन आपने कोई स्टेप नहीं लिया। अब 6 जज साहिबान, 8 में से 6 ने खत लिखा, लेकिन चीफ जस्टिस और एक जज अपनी जगह पे मौजूद है। आपने ये कहा कि वक्तन फवक्तन ताकतवर लोग, एग्जेक्टिव के जो लोग हैं, वो हमें फैसला करने से रोकते हैं या कुछ भी करते हैं। बिल्कुल सही, उनकी शिकायत 100% सही होगी, और हम मुकल्ला बरादरी इस बात पे यकीन रखते हैं कि अदलिया के ज़ाती मामलात में या अदलिया के फैसलों में किसी किस्म की कोई भी दखलंदाजी किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए। इस हकीकत से तो कोई इनकार नहीं करता, लेकिन आप जो खत लिखने के बाद सूरत पैदा हुई है, जिसको एक पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा इश्यू बना रही है, उस खत की इम्पोर्टेंस को आप यूं देख लें कि इमीडिएटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई। सही। और फुल कोर्ट मीटिंग में टोटल जो 14 जज इस वक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट में हैं, उन्होंने 2-2.5 घंटे तक मीटिंग की, और फिर फुल कोर्ट मीटिंग का कोई एलामिया जारी नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट डे फिर उन्होंने रख दी। और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जाके जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और सीनियर प्यूनी जज से मुलाकात की। वो भी 1.5-2 घंटे मुलाकात अपनी जगह पे रही। उस मुलाकात के खत्म हो जाने के बाद फिर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फुल कोर्ट मीटिंग जो सेकंड हुई उसका बाकायदा एक डिटेल से एलामिया जारी किया,
और जिसमें उन्होंने कहा कि अदलिया की कानूनी वर्क के दौरान हम किसी किस्म की कोई सी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो खत लिखा गया, आपने शौकत सिद्दीकी की तरह किसी का नाम नहीं लिया। शौकत सिद्दीकी साहब ने तो आईएसआई के सरबराह को डायरेक्टली इन्वॉल्व किया था। इस खत में किसी का नाम नहीं है और आपका एलिगेशन ये है कि हमें फैसले करने में हमारे मामलात में रुकावट डाली जाती है। तो फिर इस मामले में बगैर इन्वेस्टिगेशन के आप किस तरह किसी रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं कि क्या वाकई मुदाखलत हुई या नहीं हुई, क्या उनको काम से रोका गया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट 2 दफा मीटिंग के बाद और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के बाद ये मामला ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट जो कॉम्पिटेंट है कमीशन बनाने की, उन्होंने कमीशन बना दिया। अब कमीशन एक ऐसे जज का बनाया गया जो रिटायर्ड जज हैं, सद्दीक जिलानी साहब, मेरे नजदीक इंतहाई ईमानदार, ज्ञानदार और बोल्ड किस्म के जज हैं। उनकी शख्सियत पे कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता। इवन पीटीआई ने भी जब 2018 में उनका नाम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए आया तो पीटीआई ने उनको फुल सपोर्ट किया। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब 6 जजों का खत आया, इससे पहले अब 12 अक्टूबर 99 को जब इस मुल्क के अंदर मार्शल आया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने पीसीओ जारी किया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहा कि पीसीओ के तहत ओथ लो, तो 6 जजेस ने ओथ लेने से इनकार कर दिया। उस मेरे नजदीक वो सबसे बड़े हीरो थे जिन्होंने मुशर्रफ के दौर में पीसीओ के तहत ओथ लेने से इनकार किया, लेकिन उन 6 जजों के मुतालिक भी किसी ने कोई आवाज बुलंद नहीं की। अब अगर अदलिया की इंडिपेंडेंस का ताल्लुक है और हम भी कहते हैं कि हमारी अदलिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि 1973 का जो हमारा आइन है उसमें तमाम इदारों की आइनी हदूद का तयन कर दिया गया है। जब तयन कर दिया गया कि कोई भी इदारा अपनी कानूनी और आइनी हदूद से निकल कर एक दूसरे के मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। अगर आज 6 जज साहिबान ने ये एलिगेशन लगाया है कि एग्जीक्यूटिव के लोगों ने बख्तन फख्तन हमें परेशान किया, तो इसके लिए इंक्वायरी के अलावा हमारे नजदीक कोई रास्ता नहीं है। एडवोकेट साहब, एक तो जस्टिस रिटायर्ड तसगदुस हुसैन जिलानी साहब एक बड़ा नाम है, इसमें कोई इनकार नहीं है जाती तौर पर। एक दूसरे, आप पीटीआई ने उनका नाम मुस्तरद किया है। एक चीज आपको पता है, आप वो कह रहे हैं कि हम एक बड़ी तहरीक चलाएंगे, हम रैली निकालेंगे अदलिया की आजादी के लिए। ये वही पीटीआई है, वही क़यादत है जिसने शौकत सिद्दीकी के हवाले से रेफरेंस भेजा था। आपको पता है मौजूदा चीफ जस्टिस को जिस तरह टारगेट किया था, उसकी मिसेस को जिस तरह टारगेट किया था, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। क्या कहेंगे? देखें, जस्टिस फैज़ल की क्या गलती थी और किसके दौर में ये किया गया? पीटीआई की हुकूमत थी इस वक्त, सही, और उस वक्त जो रेफरेंस बनाया गया उसमें इमरान खान के अलावा उस वक्त का लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल भी इन्वॉल्व था मुकम्मल तौर पर। अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर दोनों परवेज मुशर्रफ के खास वकील थे। और उसके बाद आपने रेफरेंस बनाया और जस्टिस फैज़ल ने एक लंबी चौड़ी जंग लड़ी और उस वक्त मुकला बरादरी ने जस्टिस फैज़ल का भरपूर साथ दिया, क्योंकि हम समझ रहे थे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं एक चीज आज उसका इंकशाफ करने लगा हूँ कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बाहर के लीडरों की एक मुलाकात हुई। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। डेलीगेशन हमारा गया तो प्राइम मिनिस्टर ने हमारे डेलीगेशन से 2 सवाल किए कि क्या जस्टिस शाहिद का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। नंबर 2, क्या मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ जो हक में जो वकालतनामा फाइल किए आप वापस रहने के लिए तैयार हैं। हमारे डेलीगेशन में से एक आदमी ने कहा कि ये बात मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब ने वही मुलाकात खत्म की और उसके बाद आज टीवी में मैंने इस सिलसिले में खुल के बात की और इस पर बड़ी ले भी हुई, सारा कुछ हुआ। सवाल ये पता होता है कि जब पीटीआई वाले दोस्त जो है ना अपने गिरबान में जानते क्यों नहीं देखते। सर बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड है, ब्रेक का टाइम हो गया। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ब्रेक के बाद
वेलकम मेराज मीडिया लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेक्रेटरी जनरल सेनेट रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल जीडीए के मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर बाजी साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बड़ी मेरे साथ। और डॉक्टर साहब सियासत, दहशतगर्दी, मैशियत और जजेस का मामला बड़ा सेंसिटिव मामला है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? साहब यकीन देखें, जब से ये गवर्नमेंट आई है और जो इलेक्शन हुए हैं, सारे जो भी इलेक्शन के बताफजात थे उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि जी चारों सूबों के अंदर भी और वफाक के अंदर भी गवर्नमेंट बन गई है अब। लेकिन अब जाहिर है इस गवर्नमेंट ने, चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो चाहे जो है वो वफाक की गवर्नमेंट हो, बावजूद इसके कि हमारी बहुत सारी रिजर्वेशन थी और हैं और रहेंगी इस सारे इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर, लेकिन जाहिर है एक डिफेक्टो गवर्नमेंट्स जो है ना वो बन गई हैं। अब उनको डिलीवर करना है। अब ये सारे इश्यूज जो हैं, जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया, दहशतगर्दी का बहुत बड़ा इस वक्त इशू फेस कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। सिंध पंजाब बॉर्डर पे अगर आप देखें, सिंध के अंदर देखें, जो धमाके हो रहे हैं मुख्तलिफ, खासतौर पर सुबह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, ये सारे जो चीजें, फिर सारी सूरत जो जिस किस्म की गुज़िश्ता 3-4 साल से बनी हुई है, ये तमाम जो अवामिल हैं वो पाकिस्तान को जो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और यकीनन जो भी हुकूमतें हैं उन्हीं को इनकी सोल्यूशन भी देनी है और इनकी जो है ना जो मुस्तकबिल के हवाले से अपनी पेशरफ भी दिखानी कि जी मुल्क के अंदर किस तरह वो इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। और उसके ऊपर यकीनन ये जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो चीज़ बात कही है, गालबन मुझे समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन में ये जो जुडिशल कमीशन के तरीके से हल होगा। उन्होंने तो एक चीज कही है और गाइडेंस मांगी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो कि एक आईनी इदारा है, उस आईनी इदारे से कि जी आप हमें जो है ना गाइड करें कि हम इन हालात में किस तरह हम बिहेव करें, किस तरह हम जो है ना अपने जो है ना जुडिशल जो हमने फैसले करने हैं या जो हमने इंसाफ मुहैया करना है अवाम उन्नास को, वो किस तरह मुहैया कर सकते हैं अगर इस किस्म के हालात हों। तो वो तो एक गाइडेंस अपने मांग रहे थे, लेकिन उसको जो है ना गालबन जो है ना सुप्रीम कोर्ट की जो क़यादत में कहूँ उनका चीफ जस्टिस और उनके सीनियर जजेस और हुकूमत के दरमियान ये तय हुआ कि हम एक जुडिशल कमीशन बना देते हैं जो इन इल्जामात की तहकीक करेगा। अब उस सारे अमर के अंदर किस तरह वो इल्जामात की तहकीक की जाएगी, जजेस बहैसियत अपने उनका क्या किरदार होगा, क्या वो कंप्लेनेंट्स हो जाएंगे और उनको कुछ चीज़ साबित करनी पड़ेगी। तो ये सारे अवामिल जो नजर आ रहे हैं उसके ऊपर यकीनन कंट्रोवर्सीज बढ़ रही हैं और इस सारे अमर के अंदर जो खासतौर पे गवर्नमेंट के अंदर जो कमिटीज की तश्कील है उसके ऊपर भी जो है एक बहुत बड़ा बहरान है कि जी कभी आप किसी कमेटी को वज़ीर आज़म की सरबराही में बनती है तो बाद में चेंज होकर वज़ीर खजाना की सरबराही में चली जाती है, फिर कोई बनती है वज़ीर आज़म की सरबराही में तो वज़ीर खारजा उसके सरबराह बन जाते हैं। जितनी भी कमिटीज हैं जो कि वज़ीर आज़म की बेसिकली तो कैबिनेट के अंडर आती हैं, कैबिनेट कमिटीज होती हैं, लेकिन उन सारे इशूज के ऊपर एक और जो है एक तजद्दुब जो है चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे गवर्नमेंट जो बनी है, फिर जो बड़ी पार्टी है जिससे वो कहते हैं हमारे आईनी होते सर हम लेंगे, वो गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं कर रही, वो गवर्नमेंट के अंदर शामिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो कहेंगे, वो आगे चल के कह सकते हैं कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था इस सारे अमर के अंदर। तो किस तरह ये जस्टिफिकेशन होंगी जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन इस वक्त बिल्ड हुई हैं निज़ाम के अंदर, मैं कहूँगा चाहे वो वफाकी हुकूमत का निज़ाम हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत का निज़ाम हो, फिर फेडरेशन का जो इंटरेक्शन है उस हवाले से बड़ी सीरियस किस्म की जो तजद्दुब है 18वीं तरमीम के हवाले से, NSC अवार्ड के हवाले से, ऐसा कि जो वो वाटर